चलिए बच्चों, हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे कॉर्पोरेट विल, और जो हमने केस लॉस पढ़े थे कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लास्ट वीडियोस प्लीज़ देख लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उस पर केस क्वेश्चन हमको आ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कंपनी लॉ का, वो है बेटा क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज होती हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बराबर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो स्टार्ट करें पढ़ना पक्का। सबसे पहली जो टाइप है बेटा कंपनीज एक्ट में, वो दो टाइप है, इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। ये अनइनकॉर्पोरेटेड का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड? सर सिंपल थॉट है, अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है ये वह कंपनियां होती हैं जो किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसी कंपनियां आप मिलेंगे क्या बच्चों हमको आज के ज़माने में, जो मॉडर्नाइजेशन है या जो सालों से मॉडर्नाइजेशन आ चुका है? ऐसी कंपनियां जो किसी भी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड या अपनी एंटिटी को एग्जिस्टेंस में नहीं लाई हैं, ऐसी कंपनियों की कोई जगह आज के ज़माने में नहीं है। इसलिए देखिए उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, क्लासिफिकेशन भी नहीं है। हम आते हैं इनकॉर्पोरेटेड की तरफ, जो रजिस्टर्ड है पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अंदर होती है। जैसे बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करेगी, ठीक है, कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होकर। इनकॉर्पोरेशन में तीन कंपनियां हैं हमारे यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन तीन तरीके से कंपनियों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। पहली रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में, जो रजिस्टर्ड हुई हैं और जो अभी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं 2013 कंपनीज एक्ट को जो फॉलो करती हैं। और दूसरी है स्टैट्यूटरी कंपनीज, और तीसरी है चार्टर्ड कंपनीज। पहले मैं स्टैट्यूटरी को आपको समझाता हूँ बेटा। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसका अपना एक सेपरेट एक्ट, सेपरेट स्टैट्यूट पास्ड किया जाता है, बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, जिनका अपना सेपरेट एक्ट है, उनके अपने सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे मैं अभी बैंकिंग के बारे में आपको बोल रहा था, बैंक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, 1949 के अनुसार है। जैसे सेम आरबीआई का अपना एक सेपरेट एक्ट है 1935 पास बाय द पार्लियामेंट। एलआईसी का अपना एक सेपरेट एक्ट है, एसबीआई के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सेबी का अपना एक सेपरेट एक्ट है। तो दीज आर दी स्टैट्यूटरी कंपनीज। ये जो कंपनीज होती हैं मोस्टली रिलेटेड टू ना रेगुलेशंस के काम करती हैं किसी ना किसी की तरह पर। कमर्शियल पर्पज़ के लिए कंपनियों को मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता। आप बोल सकते हैं रेगुलेशंस या फिर एक वेलफेयर से रिलेटेड हो सकती हैं, है ना। जैसे एलआईसी का भी जो मेन फोकस है वो वेलफेयर से, एक नॉन कमर्शियल पर्पस है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाते हैं, बट इनका अपना एक सेपरेट स्टैट्यूट होता है, वो अपने स्टैट्यूट को ही फॉलो करते हैं। उनके लिए सब प्राइमरी सोर्स होता है किसी भी चीज़ को कंप्लाइट करने के लिए, वो उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उस पर सरकार का जो इंटरफेरेंस और इंटरवीन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है चार्टर्ड कंपनियां। सिंपल है यार, चार्टर्ड कंपनियां वह कंपनियां होती हैं द स्पेशल एक्ट, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेशल ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन। These are the companies which was established as per the order or as per the chartered or as per the constitution of king, queen, royals, crown। किंग और क्वीन के कहने पर या उनके ऑर्डर पर या उनके चार्टर्ड पर जो कंपनियां बनाई जाती थीं उनको हम चार्टर्ड कंपनियां कहते थे, है ना। अब किंग और क्वीन के द्वारा या रॉयल्स के द्वारा ये कंपनियां बनाई जा रही है, तो अपन पढ़ते हैं किंग और क्वीन और रॉयल्स और क्राउन की तो कोई लाइबिलिटी होती नहीं थी, बिकॉज दे वर अबव द लॉ, किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो ये जो कंपनियां हैं तो अब इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज नॉट एवरीथिंग इज अंडर द लॉ, है ना, सब लॉ के तहत आएगा। एक कंपनी का नाम बता देता हूँ जिसके थ्रू आप इस कंपनी को पहचान जाओगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आपने पढ़ा होगा, हम लोग हिस्टोरिकल बुक्स में अपनी पढ़ते थे, ठीक है ना। ये वह कंपनी होती थी जो किंग और क्वीन के ऑर्डर्स पर और चार्टर्ड पर इस्टेब्लिश की जाती थी, उनके द्वारा किए हुए कामों के लिए, उनके द्वारा। अब ऐसा नहीं होता है, अब सबको इंग्लिश रूल हो या फिर जो भी कंपनीज एक्ट हो उसको फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी फ़िलहाल, हम रजिस्टर्ड कंपनीज पे आते हैं। आप लिख लीजिएगा मैंने जो स्टैट्यूटरी और चार्टर्ड के बारे में बताया प्लीज़। हम लोग पढ़ेंगे आज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। अब देखिए कंपनीज एक्ट में जो टाइप्स ऑफ कंपनी का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़े बेटा, क्योंकि कंपनीज एक्ट भी अब धीरे धीरे इमर्ज हुआ एक मॉडर्नाइजेशन की तरह। अब हमारा देश और दुनिया भी बहुत आगे बढ़ रहा है, हमें नई नई कंपनियों की ज़रूरत पड़ रही है। हर व्यक्ति अपने आप को एक लीगल कंप्लायंस में काम करने की कोशिश कर रहा है, तो वी नीड मोर कंपनीज, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट कंपनीज। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ऐसी कंपनी जहाँ पर पैसे लगाने वाले की लाइबिलिटी सिर्फ उसके शेयर के अनपेड अमाउंट तक है। समझा? जैसे अपने 10 रुपये के 10 शेयर खरीदे तो कितने के शेयर हो गए बच्चों? 100 रुपये के।
आपने 20 रुपये का एप्लीकेशन मनी अमाउंट पे किया, अगर मान लिए पहला कॉल, कितना रिमेनिंग अमाउंट बचा, अनपेड अमाउंट कितना बचा आपकी शेयर होल्डिंग पर? सर 80 रुपीज़, बस उतनी ही लाइबिलिटी है आपकी। अब वो 80 रुपये या तो कंपनी अभी आपसे ले ले, या बाद में ले ले, या वाइंड अप के टाइम ले ले, ये कंपनी पे डिपेंड है, मगर उसके ऊपर एक भी रुपए कंपनी आपसे नहीं लेगी। लिखा है ना वहाँ, व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम, यानी वो मेमोरेंडम में डिक्लेरेशन के साथ था, जब वो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहे थे मेंबर्स, तो उनकी लाइबिलिटी उनके अनपेड अमाउंट तक ही होती है। याद आया, ये वही लोग होते हैं जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन, यानी वन ऑफ, याद है 7-2-1, पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1, है ना, मिनिमम मेंबरशिप जो होती है, ठीक है, याद है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के पूरे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस लिखे होते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करना, उसको अंडरटेकन करना, उसको डिक्लेरेशन में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी की लाइबिलिटी के लिए, कंपनी की अगर कोई फ्यूचर लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसके लिए आप मेंबर की पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं करेंगे। ओके, यू कैन नॉट यूज़ द एसेट्स सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर फॉर द कंपनीज ऑब्लिगेशन। बराबर है कि नहीं भाई? मगर अब मुझे बताओ, मगर वो जो 80 रुपये बचे वो तो मांग सकते हो ना? हाँ, वो मांग लो तुम, क्योंकि वो तो अनपेड थे, तो वो दे दूंगा, मगर उसके ऊपर मैं 1 रुपये नहीं देने वाला। हाँ तो चलेगा ना भाई, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। चलो बढ़िया है। और फिर इसमें एक और लोचा भी है, जो थर्ड पैराग्राफ है वो पढ़ लो यार आप। इट मे बी वर्थ वाइल टू नो दैट अ शेयर होल्डर इज अ co-owner ऑफ द कंपनी बिकॉज ही और शी परचेज द शेयर्स, सो ही इज़ नॉट अ co-owner ऑफ द कंपनीज एसेट्स। तो तुम भी बेटा कंपनी के एसेट्स पे अपना अधिकार मत जताना, सही है कि ना भाई? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है और उसकी अपनी एसेट्स हो सकती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और किसी भी शेयर होल्डर के जो राइट्स होंगे या जो उसका पावर होगा वो डिपेंड करता है उसके पास कितनी शेयर होल्डिंग है। जब तो जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उसमें जो शेयर होल्डिंग होती है वो आपने देखा 51% रखी जाती है अपने पास में, है ना? ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? समझा? अब नेक्स्ट टाइम लोग कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। ये वो कंपनियां होती हैं बच्चों नॉर्मली जो नॉट फॉर प्रॉफिट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़, क्लब, ये वह कंपनियां होती हैं जहाँ पर जो कंपनियां नॉर्मली मेंबर्स के सब्सक्रिप्शन पे बिलीव करती हैं, उनसे किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, सिर्फ सब्सक्राइब करो, मेंबरशिप फीस पे करो, काफ़ी है। देखो क्या लिखा है उसमें, ये वो कंपनी है डिफाइन एज द कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय, पहली बात तो वो लाइबिलिटी कहाँ सब्सक्राइब की जाएगी, कहाँ बोली जाएगी? मेमोरेंडम में। टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेकन, उन्होंने मेंबर ने अंडरटेकन मतलब लिखित में कहा है कि जितना मैंने अभी कंट्रीब्यूट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी टाटा ट्रस्ट का या किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मेंबर बना, तो मैंने बोला कि ये लीजिए 1000 रुपये की मेंबरशिप। अब मैंने बोला मैं इतना दे दिया, पहले 1000 रुपये पूरे दे दिया है मैंने, मेंबर बन के सब्सक्राइब कर दिया मेमोरेंडम को। मैंने बोला मैं इतना ही पैसा आपको गारंटी देता हूँ कि वाइंड अप के टाइम आपको दूंगा, आपके एसेट्स में कंट्रीब्यूट करूँगा अगर वाइंड अप होते हो आप, या तो 1000 रुपये या जितना मैं कहूँ उतना, है ना? देखो वहाँ लिखा है, देखो लिखा है ना, कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द वाइंड अप। यानी अभी दे दिया, अब डायरेक्ट वाइंड अप, बीच में नहीं मांगने का, क्योंकि अभी वाला मैं पूरा पे कर चुका हूँ। सो द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ गारंटी कंपनी इज लिमिटेड अप टू ए गिवन सम, स्टिपुलेटेड गिवन सम, मेंशन, और वो सम कितना, कहाँ पर मेंशन है? मेमोरेंडम में। तो मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट गिवन सम। जैसे मैंने बोला, मैंने सर 1000 पे कर दिया आपको अभी मेंबरशिप का, है ना, अब कुछ नहीं बचा, अब गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको कि अब वाइंड अप अगर आप होते हो तो मैं और 1000 दूंगा, या जो भी मैं गारंटी अमाउंट लूँगा उतना। आप मेरे को उससे ज़्यादा पे करने नहीं बोलोगे जितना मैंने लिमिट बोला हूँ, ठीक है? क्लियर हुआ? मगर कब दूंगा? सिर्फ वाइंड अप पे। समझ रहे ना? ऊपर वाली कंपनी जो हमने पढ़े हैविंग शेयर कैपिटल लिमिटेड वाली, उसमें कैसा था, वो 80 रुपये में आपसे कभी भी ले सकता था, या तो ड्यूरिंग द कंपनी के लाइफ टाइम पे या वाइंड अप पर। यहाँ पर सिर्फ वाइंड अप वाले पे। लॉजिक समझ रहा है कि नहीं रे? पक्का? फोर्थ पैराग्राफ में आओ, थर्ड वाला आपको क्लियर हो जाएगा, ऊपर वाले से रिलेटेड है। फोर्थ पैराग्राफ क्या बोलता है? द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ कंपनीज इज दैट इन द फॉर्मर केस, मतलब जो थर्ड पैराग्राफ में पहला नाम गारंटी कंपनी का लिखा है, तो गारंटी कंपनी के केस में मेंबर्स में हैव कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म और डिस्चार्ज देयर लाइबिलिटी ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंड अप। यानी गारंटी वाली कंपनी में मेंबर को तभी बोला जाएगा जब वाइंड अप की प्रोसीजर स्टार्ट होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट, फुल अमाउंट वो तो ऑलरेडी पे कर चुका है वो शुरू में, और उसने साफ बोला था कि वाइंड अप होगा तो और दोबारा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। सही है? या कोई सर्टेन कॉन्टिंजेंट कंडीशन अगर राइज होती है तब, जैसे कोई इमरजेंसी है, जैसे अभी इमरजेंसी है,
बट इन द लेटर केस, मतलब कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड शेयर कैपिटल वाली जो कंपनी है जहाँ पर लाइबिलिटी लिमिटेड है ना, जो शेयर कैपिटल के थ्रू कंपनी रन होती है, वो 80 रुपये वो मुझसे कभी भी मांग सकता था, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने 20 दिया हूँ। तो दे मे बी कॉल्ड अपॉन टू डू सो एट एनी टाइम, आइदर ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम और ड्यूरिंग इट्स फाइंड अप। समझा? या तो वो मुझे 80 रुपये बोलेंगे, चल भैया अब 1 साल हो गया दे दे यार, अभी ज़रूरत पड़ी है, या कंपनी के वाइंड अप के टाइम पर, यानी मुझसे मांग ले ही जाएंगे तय, क्योंकि मुझे देना तो पड़ेगा ही ना। अब वाइंड अप एक अनसर्टेन चीज़ है, अब अगर कंपनी पर डिपेंड है मगर मुझसे मांगना है या नहीं मांगना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, वो लाइफ टाइम में ही मांग लिए जाते हैं नॉर्मली, ध्यान रखिएगा। फ़र्क समझा दोनों में? पक्का? लिमिटेड बाय शेयर वाले का कैसा है, उतना ही अनपेड अमाउंट मांगोगे जितना मेरा रह गया है, उससे ऊपर नहीं। और गारंटी वाले में क्या बोल रहा है, एक बार तो मैं पूरा दे चुका हूँ और दूंगा, मगर सिर्फ वाइंड अप पर, मगर जितना बोला हूँ उतना ही, जितना स्टिपुलेटेड है मेमोरेंडम उतना, उससे ऊपर नहीं। क्लियर हुआ? पक्का समझा बच्चा? आप लोगों को क्या बोला मैंने? इसका मतलब जो गारंटी वाली कंपनी है वो इनिशियल लेवल पर अपने मेंबर से उतना पैसा इकट्ठा नहीं करती है, क्योंकि एक बार पैसा देने के बाद कहाँ उनसे दोबारा मांग रही है ना। इसका मतलब ये कंपनियाँ उतनी यूज़फुल नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगता हो। वर्किंग कैपिटल मतलब कैश, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, क्योंकि इनके पास इतना फंड नहीं है। और जो लिमिटेड शेयर वाली कंपनियाँ हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी शेयर वाली, वहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए रखी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, क्योंकि वहाँ कंपनियों को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है टू हैव मोर कैश, इन्वेंट्री एंड रॉ मटेरियल्स। लॉजिक समझा है ना? और अगर ये जो गारंटी वाली कंपनी है, पता है ज़्यादा पैसा तो आएगा नहीं इनके पास मेंबरशिप के थ्रू, तो इसलिए अदर सोर्सेज की तरफ जाते हैं, जैसे कि एंडोमेंट फंड्स पर्टिकुलर पर्पस के लिए उठा के रखा जाता है ना। फीस, मेंबरशिप फीस, चार्जेस दिए जाते हैं किसी भी ट्रस्ट और सोसाइटी से और क्लब से जोड़ने के चार्जेस लगते हैं ना, या डोनेशन बाय एनी NGO और गवर्नमेंट और सोसाइटी, है ना। हम लोग भी पे करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारी क्लब्स और सोसाइटीज़ हैं, अगर वो कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाए तो और बेनिफिट मिल सकता है उनको, ठीक है। एक केस है बेटा, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट द राइट ऑफ ए गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज और एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares। अगर आप एक ऐसी कंपनी के मेंबर हैं जहाँ जो लिमिटेड बाय शेयर वाली है, वहाँ ट्रांसफरेबिलिटी होती है, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझा क्या मेरे भाई? समझा ना? मगर ये जो मेंबरशिप वाली कंपनी, गारंटी वाली कंपनी है, वहाँ इतनी आसानी से आप अपनी मेंबरशिप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो वहाँ लिखा है द मेंबरशिप ऑफ ए गारंटी कंपनी हैविंग सम प्रिविलेजेस एज फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है। एक तो प्रिविलेज ये है ना कि आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, डायरेक्ट वाइंड अप। समझे कह रहे भैया? ठीक है, पक्का? ओके। और जो लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी है उसमें 80 रुपये पे कर दो और शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दो, तो जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हो उसको बोलो कि 80 रुपये पे कर देगा। ये अपन ने पढ़े हैं 12th में भी ये चीज़ें, ठीक है। द मेंबरशिप ऑफ ए गारंटी कंपनी हैज़ मैनी प्रिविलेजेस मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, देयर आर वेरी ऑन ए डिफरेंट प्रिविलेज पोजीशन। जो प्रिविलेज पोजीशन ये है कि डायरेक्ट वाइंड अप के टाइम पर आपसे पैसा मांगे। और वैसे भी ऊपर अपन ने पढ़े, में कंपनी उनको कह सकती है, कंपलसरी नहीं है, भूलना मत। ओके। अनलिमिटेड कंपनी क्या बोलता है? 2 सेक्शन 92 सब सेक्शन 92। ये कंपनियां पहली बात तो इस्टेब्लिश होती नहीं है, और अगर होती भी तो इसमें ऐसा है कि जो लोग कंपनी से जुड़े हैं मिनिमम मेंबरशिप के द्वारा, वो मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करके साफ साफ लिखते हैं कि भैया अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी आप हमारी यूज़ कर सकते हो। देखो लिखा ना वहाँ पर, अनलिमिटेड कंपनी एज ए कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन इट्स लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा लेने लोगों से यहाँ पर, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर ख़त्म व्हेन ही सीज टू बी मेंबर। इसकी लाइबिलिटी भी तब खत्म हो जाएगी जब वो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो मेंबरशिप कब खत्म होगी? जब आप कंपनी को छोड़ दोगे या ट्रांसफ़र कर दोगे अपने शेयर्स को, तो आपकी लाइबिलिटी भी फिनिश। मगर जब तक हो तब तक अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, जितना पैसा भी शेयर के रूप में लगाए हो, है ना, तो बाद में अगर कंपनी वाइंड अप होती है, बराबर है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट थर्ड लाइन अगर आप पढ़ेंगे, द क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स कैन फाइल अ केस फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम। डेफिनेटली कंपनी से क्लेम मांगा जा सकता है क्रेडिटर के द्वारा। जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, जो कोर्ट अपॉइंट करता है, जो ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है जिस बंदे को कंपनी को लिक्विड करने के लिए, वो मेंबर्स को बोल सकता है, मे कॉल द मेंबर्स,
कि भैया आप कंट्रीब्यूट करो लाइबिलिटीज़ में, विच कैन बी अनलिमिटेड, में मस्ट नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मांगेंगे ना, सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए तो ना ज़रूरत नहीं तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो यानी आपकी लाइबिलिटी तब अनलिमिटेड होगी जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब तक वो वाइंड अप नहीं होती तब तक के लिमिटेड है, जो 4th लाइन में लिखा है, सो लॉन्ग एज द कंपनी इज ए गोइंग कंसर्न, जब तक कंपनी चल रही है तब तक लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड है, ठीक है, ओके, पक्का समझा बच्चों, समझ गए। ये टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ सकता है, टाइप्स डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है दोनों में, तो भूलने का नहीं है। जो केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का जो लेट डाउन दिया हुआ था उसको भूलना मत, द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज और टू एक्सेप्ट, है ना, कि रिफ्यूज़ करना है कि एक्सेप्ट करना है बाय मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट, जो अब ट्रांसफरेबिलिटी है वो अलग तरीके से हैंडल की जाती है, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उसमें डिफरेंट होता है, उसमें फ्री ट्रांसफर, मगर मेंबरशिप ऑफ एक गारंटी कंपनी हैज़ सम प्रिविलेजेस, वो प्रिविलेज मैंने आपको अभी बताया। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स नॉर्मल कंपनी में होते हैं, इन कंपनियों में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ बेनिफिट्स हैं जो डेफिनेटली हम लोग कभी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। देख, वन ऑफ द बेनिफिट तो बता दिया, लाइफ टाइम में एक फूटी कौड़ी इनसे नहीं मांगी जाती, ठीक है, ओके, चलिए, तो ये ख़त्म हो गया बच्चों, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में 1% कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट। प्लीज़ ये समझाओ तो मुझे याद से बताइए, ठीक है बच्चों।